माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़। मेजर गौरव आर्या की जो लॉटरी निकली है उससे मुताल्लिक गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। मेजर साहब, ये जो आपकी और आपकी एजेंसी की लॉटरी निकली है, बहुत अरसे से सोच रहे थे आप लोग कि अब क्या करें। अफ़गानिस्तान में आप घुसे और अफ़गानिस्तान में जब हमने एक जवाब आपको दिया तो अफ़गानी आपको बहुत अच्छे लगने लगे और अफ़गानियों से आपको अचानक से इतनी हमदर्दी हो गई अफ़गानी मुसलमानों से कि आपने कहा कि वो तो बेहतरीन मुसलमान हैं और पाकिस्तान जो है वो जुल्म कर रहा है उनके ऊपर। वाह, कितनी हमदर्दी है आपको मुसलमानों से। लेकिन ये हमदर्दी आपको पाकिस्तान के मुसलमानों से क्यों नहीं है? आपको हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये हमदर्दी क्यों नहीं है, जिन्हें आप रोज़ किसी ना किसी तरीके से मारते हैं, उनको मुआशी तरीके से मारते हैं? मैंने आपसे सबसे पहले प्रोग्राम में जब आपसे मुखातिब हुई थी तो आप की खिदमत में एक गुजारिश की थी कि ज़रा जाकर देखिए कि साइकिल रिक्शा एक इंसान घसीटता है 6 लोगों का वज़न लेकर। ये कौन है? मैं तो मेजॉरिटी की भी बात नहीं करती, मैं तो कहती हूँ मुझे मेरा अंदाज़ा है कि 100% मुसलमानों के पास है। वो पढ़ते हैं तो उनको रोज़गार नहीं दिया जाता और मजबूरन वो कारखानों में काम करते हैं। फिर उन्होंने हुनर सीखना शुरू कर दिया कि ठीक है, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही तो उन्होंने बस बुनियादी तालीम दिलाई थोड़ी बहुत कि अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाए और कहा कोई हुनर सीखो। इसलिए जितने बेहतरीन कारीगर हैं, चाहे वो हैंड एम्ब्रॉयडरी के हैं, चाहे वो ज्वेलरी बनाने के हैं, चाहे वो कोई और काम हो रहा है, कोई गिव अवेज बना रहे हैं, वो सारा काम, वो सारा कारीगर जयपुर का है या साउथ का है या लखनऊ का है, वो सारा कारीगर आपको मुसलमान मिलेगा। क्यों उन्हें ये पेशा इख्तियार करने पर आपने मजबूर किया? आपको हक़ था इसका। अल्लाह का शुक्र है उनकी मेहनत काम आ रही है और उनसे कमाया हुआ पैसा जो है वो पूरे हिंदुस्तान के काम आ रहा है। सबसे ज़्यादा टैक्स वही देते हैं बेचारे, उनका कारखाना देता है और वो कारीगर की सैलरी से काट लेता है, उसकी उजरत से काट लेता है। मेजर साहब, कहने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है। जो आपको क्यों इतनी नफ़रत है मुसलमानों से और आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें डाउनग्रेड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बताइए। मुल्क बन गया हमारा, बकौल आपके आप आज़ाद हुए हैं और हम जो हैं, यानी आपको अंग्रेज़ से आज़ादी मिली है और हम जो है ना, फिर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हमें हिंदू से आज़ादी मिल गई? हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आज़ादी की तहरीक इकट्ठे चलाई थी आपने और हमने। फिर आपकी नीयत बदल गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू साहब और लॉर्ड माउंटबेटन, और आपने बापू के साथ क्या किया, गांधी जी के साथ क्या किया आपने, जो हरगिज़ ये नहीं चाहते थे कि आप इस आज़ादी की तहरीक में से मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता साजिश के ज़रिए बाहर करते चले जाएं। हम अपने पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि तारीख़ आप कितनी गलत पढ़ा रहे हैं अपने लोगों को। नफ़रत और तास्सुब की तारीख़ आपने पढ़ानी शुरू की है अपने बच्चों को। इसका नतीजा क्या निकला? दुश्मनियाँ बढ़ाने से कोई फ़ायदा होता है? फिर आप बात करते हैं हर वक्त जंगों की। टोटल एक ऐसी जंग हुई है जिसमें आपको मार पड़ी है 65 की जंग में। दूसरी जंग, अच्छा आप 4 कहते हैं वैसे तो, 1948 की, 65 की, जिसे 71 की आप जंग कहते हैं, वो तो साजिश थी, वो जंग नहीं थी। और चौथी आप कारगिल की कहते हैं। कारगिल में भी वो एक स्ट्रेटेजिकल एरर होती है। आप तो फौजी हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हैं उसमें पढ़ाया जाता है वॉर एरर्स, हिस्ट्री ऑफ वॉर एरर्स जो है ना, वॉर में जो हिकमत अमली में गलतियां हो जाती हैं वो सबसे होती हैं। पहली जंग अज़ीम से लेकर 1857 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज के दिन तक दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं, फिर गल्फ़ की वॉर्स हैं, उसमें बहुत स्ट्रेटेजिकल एरर्स हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी वॉर हिस्ट्रीज़ आप पढ़िए प्लीज़। मैं आपको ये कहूँगी कि आप वॉर हिस्ट्रीज़ पढ़िए। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी हुई हैं, हमसे भी हुई हैं। उसको आप
हमारी हार नहीं कह सकते। कारगिल में जो आपको हमें डिफीट नहीं हुई है। हमारे यहाँ से कुछ लोग गए थे, सरताज अजीज़ साहब के सरबराही में एक डेलीगेशन गया था। नसीम जहरा ने आकर बताया सबको, वो एक NGO चलाती थी, उस वक्त उनकी मुझसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि लोग कह रहे थे कि उनके आपके लोग कह रहे थे, आपके फौजी कह रहे थे कि दिस वाज सच अ इंटेलिजेंट मूव ऑफ पाकिस्तान, और थोड़े दिन अगर हम रुक जाते, नवाज शरीफ साहब अमेरिका ना भागते और नवाज शरीफ साहब वो कदम ना उठाते जो उन्होंने उठाया, तो हम श्रीनगर पहुंच जाते। चूंकि मौसम चेंज हो रहा था, ना आप खाना ऊपर पहुंचा सकते थे, ना आप हथियार ऊपर पहुंचा सकते थे। इतनी सर्दी होती है कि जम जाते हैं लोग, बर्फ के साथ जम जाते हैं। और अगर इतनी सी ये गलती ना होती हमारे हाकिमों की, फौज की गलती नहीं थी उसमें नवाज शरीफ साहब की गलती थी, और उनको उकसाया गया इस बात पर कि वो अमेरिका के वो, और उनका नेशनल डे था, उन्होंने मना किया कि अभी ना आइए आप, लेकिन नवाज शरीफ साहब पहुंच गए और उनसे जाके मदद मांगी कि इंडिया से कहें कि ये वॉर ख़त्म कर दें। क्या क्या आप क्या बातें करते हैं आप। कारगिल की वॉर जो है वो हमारी हार नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिकल एरर है जिसमें हमारी फ़ौज की कोई गलती नहीं है। वो गलती हमारे इलेक्टेड मुंतखब हाकिमों में से एक हाकिम की है, और उनको भी चढ़ाया गया। मेरे पास, मैं इस पर कारगिल पर मेरा पूरा 40 मिनट्स का एक सोलो प्रोग्राम है डॉक्टर दानिश के साथ TV1 पर। आप किसी वक्त कहेंगे तो मैं चला दूंगी उसको, 40 मिनट्स का, और कोई नहीं था उसमें। उस वक्त भी यही सब शुरू करवाया था आपने। और अफसोस की बात है, हमारे जनरल जमशेद जो हैं उस वक्त 10 कोर कमांडर जो थे, और बहुत सारे लोग आकर, एक ख़ास चैनल था, उस पर बैठ के उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और मुशर्रफ साहब का सत्यानाशा मारने के लिए उन्होंने जो बातें की। तो फिर मैंने, डॉक्टर दानिश ने कहा कि जी मैंने भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है उनका। मैंने कहा नहीं, आप अभी इसको मत चलाइए, क्योंकि आप एंकर्स तो, जर्नलिस्ट तो आप हैं नहीं, पढ़ते आप हैं नहीं, गलतियां आप इतनी करते हैं, आपको पता ही नहीं है कारगिल है क्या, कारगिल की हिस्ट्री क्या है वो आपको नहीं पता, सियाचिन की क्या हिस्ट्री है। तो उनका क्या है, मैंने कहा फिर आप किसी और को नहीं लीजिए और रोकिए इस प्रोग्राम को। आप जनरल जमशेद का जो आपने इंटरव्यू किया है, फिर आपने, डॉक्टर दानिश ने उस प्रोग्राम में कहा कि ये इंटरव्यू मेरे पास भी था, मैंने रुकवाया उस इंटरव्यू को क्योंकि वो गलत थी बातें। और ख़ास तौर पे जनरल जमशेद गुलजार को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद उस वक्त 10 कोर कमांडर थे। वो क्या कर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने रोका परवेज़ मुशर्रफ साहब को? वो रोक सकते थे। वो DG मिलिट्री ऑपरेशन को कहते कि ये हम इसमें हार जाएंगे, हमें जो है वो डिफीट हो जाएगी। हालांकि डिफीट नहीं हुई है, लेकिन एक वॉर हिस्ट्री आप पढ़ें तो ये जो स्ट्रेटेजिकल एरर होती हैं ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। आप पूछते उनसे कि ये चीज़ है, हमें लगता है कि हम मौसम बदल जाएगा और इसमें लेट ना हो जाए हम। उस वक्त तो आप सब खामोश रहे बड़े मज़े से, जमशेद गुलजार साहब। या उनको किसी पॉलिटिकल एरिया से, हमारे सियासतदानों की तरफ से कहा गया होगा मुशर्रफ साहब की दुश्मनी तो आया हो गई, आया कर दी गई। जिस तरीके से मुशर्रफ साहब के ऊपर गद्दारी का मुकदमा शरीफों ने कायम किया, उसमें कौन कौन लोग थे हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, उस साजिश की तरफ। तो देखिए, खुदा के लिए जंग को जंग समझें और साजिश को साजिश। उसमें भी हमारी बदकिस्मती थी, हमारा एक किरदार भुट्टो अगर आपके साथ शामिल ना होता, 71 की जंग फिर जंग होती। साजिश की कामयाबी को जंग की कामयाबी मत कहिए प्लीज़, बड़ी मेहरबानी होगी। वरना जो अब हिस्ट्री लिखी जा रही है ईस्ट पाकिस्तान फॉल के बाद की, हमूदुर रहमान कमीशन समेत, बहुत दफ़ा आप कहते हैं कि जी फलाने पाकिस्तानी फ़ौजियों ने इतनी लड़कियां रेप की बंगाल में। नहीं, बंगाल में मुक्ति बहनीज़ ने लड़कियां रेप की पाकिस्तानी फ़ौज का यूनिफॉर्म पहनकर। आपकी मुक्ति बहनीज़ ने पाकिस्तानी फ़ौज का यूनिफॉर्म पहनकर क्या क्या कुछ नहीं किया है मेजर साहब। और इल्ज़ाम सारा पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने का आपका सिलसिला 65 की बात से आप तैयारी कर रहे थे कि क्या करें। तो मिसेस इंदिरा गांधी ने, उधर से शेख मुजीब भी राज़ी नहीं थे, बहुत आखिर में वो कन्विंस हुए कि बांग्लादेश बनाना है, ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करना है।
और ये आखिरी फैसला उन्होंने कब किया? जब भुट्टो एक फेयर इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं माना, वो शख्स, उसने मुल्क तोड़ने को तरजीह दी उस शख्स ने। लेकिन उसने शेख मुजीब के जीते हुए इलेक्शन को इसलिए नहीं माना कि प्राइम मिनिस्टर फिर शेख मुजीब होते कंबाइंड पाकिस्तान के। ये अब तो सब कुछ सामने आ गया है ना। और इसमें भी आप लोगों की ये साजिश शामिल थी कि छोड़ें ये बंगालियों को। इतनी मैं मानती हूँ बंगालीज़ के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती थी, उनके हक़ जो है ना वो मारे जाते थे, उनका लिटरेसी रेट हमसे बहुत हाई था। हम सच बोलते हैं मेजर साहब, हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं हमेशा, लेकिन आप हमारी गलती को जुर्म बनाकर पेश करते हैं। गलती और जुर्म में फ़र्क होता है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और रोते थे हमारे बंगाली, हम GOR में रहे हैं और हमारे बंगाली फ्रेंड्स आज के दिन तक भी, जो बेचारे काबुल में, उनके वालिद फॉरेन अफेयर्स में थे, हमारे एक नेबर्स थे, वो काबुल में थे, आधी फैमिली यहाँ थी, कुछ बेचारे पता नहीं मुश्किलों से निकले, काबुल गए, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ इंग्लैंड चले गए, लेकिन अब जब भी आते हैं हमारे साथ स्टे करते हैं। हमारी इतनी मोहब्बतें थी आपस में। ये आप लोगों ने जो काम किया है ना ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाने का, आप इस बात को मान लीजिए कि आपने 65 की जंग का बदला लिया हमसे, अपनी हार का बदला बदतरीन साजिश करके लिया, मुल्क तोड़वाया, लोगों का खून बहाया आपने। आपके मुक्ति बहानीज़ ने जो जो कुछ वहाँ किया, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर ढाका की, वो भी सारी चीज़ें, अब हमूदुर रहमान कमीशन जो है ना उसने वो चीज़ें भी खोल दी जो उस वक्त नहीं खुली थी। और लोगों ने एक बेवकूफ़ी की कि भुट्टो को वोट दे दिया, यहाँ भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। हमारे हिसाब से तो मगरबी पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए था। और लोगों को उस वक्त अगर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आ जाती और उस वक्त लोगों को बता दिया जाता कि ये भुट्टो ने क्या रोल प्ले किया है मुल्क तोड़वाने में, भुट्टो को वोट नहीं मिलने वाले थे। बहरहाल गलती हमारी है, हम मानते हैं, हमारा किरदार, हमारे यहाँ का एक सियासी किरदार ख़राब था। हम अपनी गलती को गलती ही कहते हैं, लेकिन आप हमारी गलतियों को जराइम बना के पेश करते हैं और उसमें अपनी साजिश ऐड करके जुर्म आप करते हैं, इंसानी खून बहाने का जुर्म आप करते हैं, माइनॉरिटीज़ के चर्च और हिंदुओं के मंदिर में हमले आप लोग करवाते हैं। हमारे यहाँ कुछ मुल्ला उसमें होते हैं, हम तो अपनी गलती मान रहे हैं, कुछ जाहिल मुल्ला। मैं अपने नए प्राइम मिनिस्टर साहब को, चूँकि ये वाक़या उनके आते ही पेश आया है, केयरटेकर गवर्नमेंट के आते ही ये वाक़या पेश आया, और ये केयरटेकर गवर्नमेंट को फेल कराने की भी एक आपकी इसमें साजिश हो सकती थी शामिल, लेकिन इंशाअल्लाह इसकी तहक़ीक़ात हो रही हैं और तहक़ीक़ात बिल्कुल सही होंगी। तो हम उनसे ये कहेंगे कि खुदा के लिए औक़ाफ़ डिपार्टमेंट जो है वो इन मस्जिदों के पेश इमामों की तालीम का इंतज़ाम करे। इनको मस्जिदों में जुमे के खुतबे में ऑल फॉल बकने की इजाज़त ना दी जाए। हमारे यहाँ आर्मी के जो मसाजिद हैं, आर्मी एरियाज़ में बेतहाशा मसाजिद हैं जिनमें खुतबा एक होता है 10 मिनट से ज़्यादा, 11वें मिनट तक पेश इमाम खुतबा पढ़ नहीं सकता, और वो खुतबा सर्कुलर होता है, उसमें जो लिखा होता है उससे एक ज़ेर ज़बर पेश का भी इजाफा कोई पेश इमाम करने की जुर्रत नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं एक यूनिफॉर्म खुतबा जो है वो इशू हो महकमा औक़ाफ़ से, जिसमें कोई तासुब, कोई बकवास, कोई नफ़रत का जहर फैलाने की इजाज़त ना दी जाए, और उसका वक्त मुकर्रर हो। घंटा घंटा भर बकते रहते हैं खड़े होकर। अरे मैं तो हैरान हूँ कि आप हमारी छोटी मोटी गलती को, हमारा लिटरेसी रेट अदरवाइज़ भी थोड़ा कम है, आपसे मानते हैं, हम अपनी गलती मानने को तैयार हैं, तो आप हमारी गलतियों को जराइम में तब्दील करने के लिए साजिश का उसमें पानी और उसमें जो जहर भरते हैं। क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक काम कर रहे हैं? सोचिएगा, मेरी बात को ठंडे दिल से सोचिएगा। आप एक फ़ौजी हैं, तरबियत तो आपकी भी वैसी हुई है, एक डिसिप्लिन आदमी है। लैंग्वेज भी आप जो इस्तेमाल करते हैं वो किसी फ़ौजी की लैंग्वेज नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अपने लिए भी अच्छा रास्ता मुंतखब कीजिए। खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं।
बैठे हैं।